हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और उसका हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं टिल डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएनए और आरएनए दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दोनों के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, राइट। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला नाइट्रोजनस बेस होगा, दूसरा एक पेंटोज शुगर होगा और तीसरा एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। पेंटोज शुगर 2 तरह के हो सकते हैं, आइदर ये राइबोज हो सकते हैं या फिर डिऑक्सी राइबोज हो सकते हैं। राइबोज हुए तो वो आरएनए में प्रेजेंट होंगे, डिऑक्सी राइबोज हो गया तो वो डीएनए में प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजनस बेस को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन। प्यूरिन्स एडेनिन एंड गुआनिन होते हैं, पिरिमिडिन्स साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल होते हैं। इसमें से जो यूरासिल मॉलिक्यूल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में देखने को मिलेगा और आरएनए में थाइमिन देखने को नहीं मिलता। अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करें तो बैक्टीरियोफाज में एक बैक्टीरियोफाज का नाम एनसीईआरटी में गिवन है 5174। इसमें टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ बेस पेयर लैम्ब्डा बैक्टीरियोफाज में 48502 होगा और ई कोली में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट देखें मतलब एन में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे और डिप्लॉयड में उसका जस्ट डबल हो जाएगा जो कि 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। बॉन्ड्स के बारे में अगर बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे राइबोज शुगर लिखा हुआ है। हम डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं तो डीऑक्सी राइबोज कर देते हैं इसे। ओके, तो ये एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर जब बेस के साथ बाइंड करेगा, राइबोज शुगर अपना फर्स्ट कार्बन के साथ बेस के साथ बाइंड करता है और इससे ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बाइंड करेगा। उसके बाद जो 5th कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू बाइंड करेगा और वो जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो पहले वाला न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगा वो 3 प्राइम OH के साथ और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है ये 5th पोजीशन में है, इसी वजह से इसको 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो वो ये है कि डीएनए सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिच मिक्सचर ने, जो कि 1869 पे किया था। उसके बाद उन्होंने इसे न्यूक्लिन का नाम दे दिया था, लेकिन फाइनली जो स्ट्रक्चर डिड्यूस हुआ था एक्सरे डिफ्रैक्शन से, जो कि कंप्लीट स्ट्रक्चर डिड्यूस नहीं हुआ था, वो विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था। लेकिन ये जो टोटल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आज जो हम पढ़ते हैं बीडीएनए भी बोला जाता है इसे, तो ये स्ट्रक्चर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने फाइनली डिड्यूस किया था। कहाँ पे एंटी पैरेलल नेचर, आप जितने भी सैलेंट फीचर्स पढ़ते हो ये सारे के सारे बीडीएनए के हैं और ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन के दिए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि 1953 में उन्होंने प्रपोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं कुछ सैलाइंट फीचर्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का और डबल हेलिक्स डीएनए का। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने हुए होते हैं। इसको जो बैकबोन होंगे वो शुगर एंड फॉस्फेट के बने हुए होते हैं और जो बेसेस होंगे वो इनसाइड की तरफ प्रोजेक्टेड रहेंगे। जैसे कि अगर हम ये दोनों को शुगर फॉस्फेट बैकबोन मान ले तो यहाँ पे जो बेस होंगे इस तरह से अटैच रहते हैं और बेसेस अब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के ये एंटी पैरेलल नेचर के होते हैं, मतलब एक अगर 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम में मूव करता है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ ये मूव करेगा। जो बेसिस प्रेजेंट होंगे दोनों स्ट्रैंड में वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होंगे। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बनाएगा। ओके, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये राइट हैंडेड कॉइलिंग होता है, जो कि हम बीडीएनए में पढ़ते हैं। ओके, लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस बहुत ही रेयर होते हैं। उसके बाद ये जो पिच होता है डीएनए का ये 3.4 नैनोमीटर का होगा। 10 बेस पेयर ईच टर्न में प्रेजेंट होंगे और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर का होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, ओके, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के साथ स्टैकिंग इंटरेक्शन शो करता है। अगर मैं यहाँ पे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बनाऊँ और यहाँ पे मान लेते हैं मैंने बेस बनाया, ओके, ये एक स्ट्रैंड का बेस है, ये दूसरे स्ट्रैंड का, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक है कि एक स्ट्रैंड के कई सारे बेसेस मैंने बनाए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ स्टैक कर रहे हैं। स्टैक मतलब कॉइन को जैसे एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो क्या करेंगे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी इसी तरह से या इनके अंदर इंटरेक्शंस होते रहते हैं जो कि आयोनिक इंटरेक्शंस होते हैं, और ये फाइनली डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल डॉगमा के बारे में, जो कि फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। इन्होंने ये बोला था डीएनए जब खुद का कॉपी बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए जब दूसरा एक मॉलिक्यूल बनाएगा जैसे कि आरएनए बनाता है, ओके, तो वो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए जब प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पे एक और चीज़ भी जो सेंट्रल डॉगमा है ये काफ़ी डेवलप हुआ बाद में, जिससे जैसे कि आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए दूसरा एंजाइम यूज़ होता है, जैसे आप ट्रांसक्रिप्शन के लिए जानते हो आरएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है, वैसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए को किस तरह से हम न्यूक्लियस के अंदर पैकेज करके रखते हैं। ये दोनों में होता है, प्रोकैरियोट में भी देखने को मिलेगा, यूकैरियोट में भी देखने को मिलेगा। जबकि हम जानते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है, तो इसे अगर हमें पैकेज करके रखना है तो डेफिनेटली हमें कोई पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ उसको बाइंड करके रखना हो ताकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइटली बाइंड हो जाए, ओके। तो ये प्रोकैरियोट्स में कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स आते हैं जिसके साथ कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है, बाइंड कर लेता है, और ये कहाँ पे रहेगा, न्यूक्लियोइड रीजन में ये रहेगा। उसके बाद अगर यूकैरियोट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन्स यूज़ होते हैं जो खुद बेसिक नेचर के होते हैं, और प्रोटीन में अगर बेसिक और एसिडिक नेचर आ रहा है तो वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, और वो अमाइनो एसिड्स आइदर बेसिक हो सकते हैं, एसिडिक हो सकते हैं, अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं वो मोस्टली बेसिक अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि आर्जिनिन और लाइसिन, ये दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स हैं और बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और इसी वजह से ये जो प्रोटीन का बना रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये खुद बेसिक नेचर का है। फाइनली क्या होता है, जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके एक ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी ऑक्टामर को हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर, ओके। ये हिस्टोन ऑक्टामर फाइनली इसके ऊपर डीएनए इस तरह से रैप हो जाएगा, ओके। इस तरह से ये यहाँ पे डीएनए रैप हो जाएगा इस हिस्टोन प्रोटीन में, और डीएनए रैप होने के बाद इसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियोसोम, ओके। और ये न्यूक्लियोसोम में जितने ये जो डीएनए है रैपिंग हो रहा है, इसमें टोटल 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए आता है। ये फाइनली इस तरह से मान लो ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोसोम आते हैं और ये क्रोमाटिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप नॉर्मली जानते हो जब सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा होता है तो जो डीएनए मटेरियल्स होते हैं वो क्रोमाटिन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये जो क्रोमाटिन है फर्दर कंडेंसेशन होता है जिसमें और भी कई सारे प्रोटीन्स यूज़ होते हैं लाइक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, वो अटैच होंगे और इसे फर्दर कंडेंस कर देंगे जिससे बोला जाता है क्रोमोसोम। तो ये जो न्यूक्लियोसोम इन क्रोमाटिन्स होते हैं, ये अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर आप इसे देखें तो ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, मतलब एक धागे में बहुत सारे बीड्स प्रेजेंट हैं, उस तरह से आपको ये दिखेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट है, जो क्रोमाटिन्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, आइदर ये यू क्रोमाटिन हो सकते हैं या फिर ये हेटेरोक्रोमाटिन हो सकते हैं। जो यू क्रोमाटिन जो होंगे वो लाइटली स्टेन रीजन्स होंगे, ओके, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेंगे और क्रोमाटिन यहाँ पे लूजली पैक्ड रहेगा। मतलब अगर आप न्यूक्लियस को ध्यान से देखो तो इसके अंदर कुछ जगह पे ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये जो क्रोमाटिन मटेरियल्स हैं, ये लाइटली पैक्ड होते हैं और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड होंगे। जो लाइटली पैक्ड रीजन्स होंगे उन्हें हम यू क्रोमाटिन बोल देते हैं और डेंसली जो पैक्ड होंगे उन्हें हम हेटेरोक्रोमाटिन बोल देते हैं। इनका जब हम स्टेनिंग करते हैं तो यू क्रोमाटिन जो होते हैं वो लाइटली स्टेनिंग होते हैं, ओके, लाइट कलर वो बहुत हल्के में लेते हैं, हल्का कलर वो उनके अंदर रहेगा, ओके। लेकिन हम हेटेरोक्रोमाटिन के बारे में अगर बात करें तो डेंसली स्टेन हो जाएंगे, ये सारे के सारे डेंसली पैक्ड हैं, इसी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव भी रहेंगे, ओके। लेकिन यू क्रोमाटिन जो होते हैं लाइटली पैक्ड होते हैं, लूज पैकेजिंग होता है इनका, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया है आपके एनसीईआरटी में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था, जो कि 1928 में किया था। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और इसे हम न्यूमोकोकस न्यूमोनी भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे उन्होंने एक स्मूथ स्ट्रेन लिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का और एक रफ स्ट्रेन लिया था। स्मूथ स्ट्रेन एक पॉलीसैकेराइड, एक म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट सिक्रीट करता था अपने सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से कि ये न्यूमोनिया कॉज कर सकता है, ये अपना पैथोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पे जो एस स्ट्रेन है, सबसे पहले अगर हम एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करें तो माइस का डेथ हो जाता है ड्यू टू न्यूमोनिया। ओके, ये न्यूमोनिया की वजह से माइस का डेथ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करते हैं तो माइस को न्यूमोनिया नहीं होता और माइस बच जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को उन्होंने हीट किल्ड किया, हीट दे दिया। एस स्ट्रेन जो भी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिस थे उनको देने के बाद उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया और इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि माइस सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट क्या किया, जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो था उनके पास, उसको आर स्ट्रेन के साथ उन्होंने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद माइस में इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने ये देखा कि माइस मर चुका है। तो उन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि जो एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन के पास कुछ ऐसा मटेरियल या ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट है जो कि हीट किल करने के बाद भी ये अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आर स्ट्रेन को प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से कि आर स्ट्रेन खुद पैथोजेनिसिटी शो कर रहा है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है। ओके, उसके बाद ये आर स्ट्रेन जब बैक्टीरिया के अंदर जा रहा है तो जब ये माइस के अंदर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, माइस को न्यूमोनिया कॉज कर रहा है और माइस न्यूमोनिया के वजह से इसका डेथ हो रहा है। तो यही इनका कंक्लूजन था। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के नाम से और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होते हैं जो कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इसका जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन है, मतलब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, आइदर ये प्रोटीन था, आइदर ये आरएनए था, आइदर ये डीएनए था, आइदर ये कार्बोहाइड्रेट था। इसका जो एक्सपेरिमेंट था ये तीनों साइंटिस्ट ने किया था, जो कि एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, जो कि 1933 से लेकर 1944 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था कि जब इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को प्रोटीएज से डाइजेस्ट किया, प्रोटीएज क्या करता है, वो एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। आरएनए प्रोटीनेज से डाइजेस्ट करने के बाद भी इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं देखा। जब उन्होंने आरएनए से डाइजेस्ट किया, मतलब आरएनए जब यहाँ पे डाला, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन वैसा का वैसा ही हुआ। मतलब एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आर स्ट्रेन के साथ उन्होंने ऐड किया तो फिर भी माइस का डेथ हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने इस स्ट्रेन में डीएनएज का एडिशन किया, ओके, डीएनए क्या किया, डीएनएज क्या होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट कर देंगे। तो डीएनएज का जब एडिशन हुआ तो उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन में इफेक्ट हो रहा है, अब ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली इन्होंने ये क्या कंक्लूड कर दिया कि जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है इट कुड बी डीएनए। इन्होंने बोला कि ये डीएनए हो सकता है। इन्होंने हो सकता है बोला, इन्होंने प्रूफ करके पूरा जो फाइनल प्रूफ था ये फिर भी बाकी था, जो कि हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट से हमें ये फाइनली प्रूफ हो गया कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। हर्से एंड चेज ने 1952 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बैक्टीरियोफाज पे एक्सपेरिमेंट किया था। और बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वो वायरस होते हैं जो कि खुद बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। तो उन्होंने दो बैक्टीरियोफाज का स्ट्रेन लिया। उन्होंने बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने दिया, ओके। और जो इन्फेक्शन हुआ, जो बैक्टीरियोफाज था, उनको उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरियोफाज को S35 से उन्होंने उसको स्टेन किया। उसके बाद दूसरा जो बैक्टीरियोफाज था उसको उन्होंने P32 से स्टेन किया। उसके बाद उन्होंने इन्फेक्ट करने दिया दूसरे बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, अपना जो डीएनए मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन मतलब ये जो
बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो भी प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल, ये इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग हुआ। ब्लेंडिंग के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी इन्हें प्रोडक्ट मिले उनको उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। इसी तरह से जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियोफाज लिया था, उसको उन्होंने P32 से स्टेन किया था। स्टेनिंग के बाद सेम प्रोसेस होगा, बैक्टीरिया के साथ उसका इन्फेक्शन करवाया उन्होंने। उसके बाद ब्लेंडिंग हुआ। ब्लेंडिंग के बाद जो उनको प्रोडक्ट मिला उसका उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपको पता है कि दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो होता है सुपरनेटिन और दूसरा होता है सेडिमेंट। ओके, यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है, S35 ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है सल्फर का। ओके, जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं और रेडियो एक्टिविटी जो है वो उनको सुपरनेटेंट में यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखा, डिटेक्टेड इन सेल्स, मतलब यहाँ पे नीचे सेटल्ड हो गए होंगे सेल्स। ओके, तो यहाँ पे इनको रेडियो एक्टिविटी दिखा। तो उन्होंने ये क्या प्रूफ किया कि जो बैक्टीरियोफाज S35 से स्टेन्ड हैं वो डेफिनेटली जो सल्फ़र होता है वो बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन कोट होता है आउटसाइड, वहाँ पे ये सल्फ़र जाके अटैच हुआ होगा। क्योंकि जो बैक्टीरियोफाज का आउटर मोस्ट लेयर, ये अगर आउटर मोस्ट लेयर है तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग कभी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा सकता। तो ये S35 और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी इसके अंदर नहीं गया, ये बाहर ही रह गया। लेकिन जो फॉस्फोरस होते हैं, आपको पता है डीएनए में जब न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हम ये जानते हैं। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वहाँ पे फॉस्फोरस का यूज़ हुआ है। इसका मतलब जब उन्होंने इस बैक्टीरियोफाज को P32 से लेबल किया तो जो P32 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरियोफाज के न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक मटेरियल में जाके इंसर्ट हो गया, और यही जेनेटिक मटेरियल जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया तो बैक्टीरिया के अंदर चला गया। इसीलिए जो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुआ था वो बैक्टीरिया के सेल में डिटेक्ट हुआ था। तो उन्होंने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि जो ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल था या फिर जो एक्सचेंज हो रहा था एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, जो चीज़ जा रहा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो थ्रू डीएनए होता है। और डीएनए खुद एक हेरिडिटरी मटेरियल है, ना कि प्रोटीन है। नेक्स्ट, कुछ आरएनएज भी होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं। ओके, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं जहाँ पे कि आरएनए यूज़ होगा, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, यहाँ पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है। उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इनमें मेनली 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होना चाहिए कि दे शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, खुद का रेप्लिका उनको जनरेट कर पाना चाहिए। जैसे कि डीएनए खुद को डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है या फिर आरएनए खुद को आरएनए में कन्वर्ट कर सकता है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ये केमिकली भी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चरली भी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। उनके उसके बाद स्लो चेंजेस कुछ हो पाने चाहिए यहाँ पे, जैसे कि म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन नहीं होता तो इवोल्यूशन नहीं होगा, एडाप्टेशंस नहीं आएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये है कि दे शुड एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, जैसे कि जीन होते हैं। ओके, उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आरएनए और डीएनए में कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है, ये आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ पाने में हेल्प करेगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो जो आरएनए होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएनए। शुगर के बारे में बात करें, शुगर आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल एंड साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन प्रेजेंट होगी। यूरासिल की जगह यहाँ पे थाइमिन आ जाएगा। म्यूटेशन रेट के बारे में अगर बात करें तो जो आरएनए होता है उसमें म्यूटेशन फास्ट होता है और डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है। नेचर क्या है आरएनए का, या इधर हेरिडिटरी मटेरियल की तरह यूज़ हो सकता है, कुछ आरएनए कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस में, जैसे कि अभी हमने देखा था। ओके, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज में था। प्लस इसके साथ साथ ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि राइबोजाइम्स होते हैं। ओके, उसके बाद ये जो डीएनए होते हैं ये हमेशा हेरिडिटरी मटेरियल की तरह यूज़ होंगे। और सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए को कंसिडर किया जाता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, और ये माना जाता है कि जो डीएनए है वो आरएनए से ही इवॉल्व हुआ था। और जो आरएनए होते हैं वो सब ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीएनए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
ये जो राइबोज शुगर होते हैं उसमें एक 3' OH ग्रुप और 2' OH ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से कि ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट आता है जो कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA रेप्लिकेशन को प्रूव करता है। ओके, इसके बाद ये आया था कि जो DNA रेप्लिकेशन होता है वो किस तरह का नेचर शो करता है, वो इधर कंजर्वेटिव है, डिसकंटिन्यूअस है, या फिर वो सेमी कंजर्वेटिव है। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये मेजल्सन एंड स्टाल ने परफॉर्म किया था। उन्होंने ई कोली को लिया था, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इन्होंने ई कोली को NH4Cl मीडियम में ग्रो करवाया, जो कि N का एक आइसोटोप उन्होंने लिया था। ओके, N15 जो कि एक हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है। यहाँ पे उन्होंने ग्रो कराया। उसके बाद कई जनरेशन के बाद उन्होंने उस ई कोली को सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूज किया। उसके बाद उन्हें कई सारे बैंड मिले उस सेंट्रीफ्यूगेशन में। ओके, उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या किया था, ये जो N15 DNA है, क्योंकि इन्होंने ई कोली को N15 में NH4Cl मीडियम में उन्होंने ग्रो कराया था, तो जितने भी DNA मॉलिक्यूल्स होंगे, जब DNA का पॉलीमराइजेशन होगा या न्यू DNA का जब सिंथेसिस होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो N अटैच्ड होगा। ओके, N हमें पता है बेसिस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये जो बेस इनकॉर्पोरेट होगा वो N15 ही इनकॉर्पोरेट होगा, राइट। तो ये जो N15 है, नेक्स्ट जितने भी जनरेशन्स आएंगे उनके DNA में N15 आ जाएगा। तो उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जो N15 DNA मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उसको उन्होंने स्टडी किया। कैसे स्टडी किया, इसको फिर से इन्होंने एक NH4Cl मीडियम में लिया, और अब ये जो N लिया इन्होंने, ये N14 लिया, नॉर्मल आइसोटोप जो था। ओके, N14 में इन्होंने 20 मिनट तक ई कोली को ग्रो किया। आप जानते हो जो रफली ई कोली सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 18 to 20 मिनट्स के अंदर। तो जो N15 DNA मॉलिक्यूल था, इसको जब इन्होंने 20 मिनट के बाद देखा तो जनरेशन 1 उन्हें मिला। ओके, ये सेल डिवाइड हो गया, मतलब DNA भी डिवाइड हो चुका था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक स्ट्रैंड DNA का तो N15 मीडियम का था, और दूसरा स्ट्रैंड जो बना वो N14 बन गया। इस तरह के आपको दो DNA यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद उन्होंने 40 मिनट के बाद देखा। 40 मिनट के बाद मतलब ये जो फर्स्ट वाला DNA है ये फिर से रेप्लिकेट हुआ होगा, और ये सेकंड वाला ये खुद फिर से रेप्लिकेट हुआ होगा। तो जो पहले वाला DNA, जो N15 वाला DNA स्ट्रैंड था, वो फिर से N15 और N14 बना रहा है। उसके बाद एक और हाइब्रिड DNA आपको मिलेगा। उसके बाद बाकी दो DNA मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो N14 के DNA मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जब उन्होंने ये सारे जनरेशन वाइज उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन जब पहली बार इन्होंने किया था, ओके, पहली बार जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो इन्होंने एक ही बैंड देखा। ओके, एक बैंड देखा था N15 का बैंड। N15 का बैंड उन्होंने यहाँ पे देखा। उसके बाद जब उन्होंने जनरेशन 1 का सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आपको दिख रहा होगा जनरेशन 1 जो है वो हाइब्रिड DNA मॉलिक्यूल है, N14 के साथ N15 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उन्होंने दूसरी जगह पे एक बैंड देखा, जो कि पहला वाला जो N15 वाला DNA है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होकर दूसरी जगह पे एक बैंड फॉर्मेशन कर रहा है। जब तीसरा जनरेशन मतलब सेकेंड जनरेशन जब उन्होंने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, तो उन्हें क्या मिला, यहाँ पे एक कुछ ऐसे DNA मिले जो हाइब्रिड DNA थे, मतलब सेकंड वाला जो सेंट्रीफ्यूगेशन था उसी की तरह यहाँ पे भी देखने को मिला। उसके बाद कुछ DNA ऐसे थे जो कि लाइट DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। तो ये जो लाइट DNA मॉलिक्यूल उन्हें दिखा वो नीचे की तरफ दिखा इस तरह से, क्योंकि लाइट मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। इस तरह से उन्होंने फाइनली क्या कंक्लूड किया कि जो जनरेशन वाइज DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर में हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं DNA रेप्लिकेशन के बारे में। DNA रेप्लिकेशन में 3 एंजाइम के बारे में आपके NCERT दिया है, हालांकि बहुत सारे एंजाइम इसमें यूज़ होते हैं। 3 एंजाइम क्या क्या हैं, सबसे पहला तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज है, और इसको आप बोल सकते हो DNA पॉलीमरेज भी बोल सकते हो। ये मेन एंजाइम होता है DNA रेप्लिकेशन के लिए। ये काम क्या करेगा, ये पॉलीमराइजेशन करेगा। हम जानते हैं जो DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, तो डेफिनेटली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का ये पॉलीमराइजेशन करता है, और ये जो एंजाइम है ये काम करेगा 5' to 3' डायरेक्शन। दूसरा एंजाइम है DNA हेलिकेज। ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने में
यूज़ होता है। तीसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज जो कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जॉइन करने में यूज़ होगा। जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं ये 2 रोल प्ले करते हैं, ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होते हैं क्योंकि यहाँ इनको हमें बनाना क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक चेन बनाना है, राइट। तो ये एज ए सबस्ट्रेट यूज़ होंगे और दूसरा ये एनर्जी की तरह सोर्स की तरह भी यूज़ होते हैं। इनके जो टर्मिनल 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जब ब्रेकेज होता है इनका, तब ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये ट्राई फॉस्फेट मॉलिक्यूल है तो इस तरह से 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा इनके पास। उसके बाद यहाँ पे एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। जब इनका आप ब्रेक डाउन करोगे, एक फॉस्फेट रिमूव किया, दूसरा फॉस्फेट रिमूव किया, तो फॉस्फेट का जब रिमूव करोगे तो बॉन्ड का ब्रेकेज होगा और बॉन्ड का ब्रेकेज जब होगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। नेक्स्ट ये कुछ देख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज के पॉइंट्स के बारे में। तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये हाईली एफिशिएंट एंजाइम होता है जो कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड के रेट से ये काम कर सकता है, मतलब 1 सेकंड में वो 2000 बेस पेयर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये जब पॉलीमराइजेशन करता है तो एक ही डायरेक्शन में करेगा, 5' टू 3' डायरेक्शन में। ये इसका काम क्या है, पॉलीमराइजेशन मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का एडिशन करेगा। कहाँ पे ये एडिशन करता है, ये सबसे पहला जब एडिशन करेगा तो ये प्राइमर में एडिशन करेगा क्योंकि इस एंजाइम को 3' OH ग्रुप चाहिए होता है जिसके आगे की वो ऐड कर सके डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट का मतलब वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर की रिएक्शंस हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो डीएनए से हम डीएनए बना रहे हैं, तो जब डीएनए से डीएनए बना रहा है तो दोनों डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ होते हैं। और जब डीएनए का सिंथेसिस तो वो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होने चाहिए, वो 3' टू 3' से 5' डायरेक्शन में होने चाहिए, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह यूज़ होंगे क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हमेशा 5' टू 3' ही न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क के बारे में दिया हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से ही मैंने लिया है और ये डायग्राम कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो इसको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो आप जानते हो दोनों स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, ओके। और इसके साथ ये दोनों के दोनों टेम्पलेट डीएनए की तरह यूज़ होंगे। टेम्पलेट डीएनए वो डीएनए जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड है। उसके बाद आप जानते हो डीएनए का सिंथेसिस 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा। अभी हमने देखा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड उसका डायरेक्शन 3' टू 5' होता है, मतलब ये रहा 3' से 5' डायरेक्शन में, ओके। इसमें जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो 5' टू 3' डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 5' टू 3' डायरेक्शन में। यहाँ पे सेकंड में, ओके, सेकंड स्ट्रैंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3' से 5' डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे जब डीएनए का सिंथेसिस होगा ये 5' टू 3' डायरेक्शन में इस तरह से होगा। लेकिन जो पहला वाला सिंथेसिस है, ओके, यहाँ पे कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है और दूसरे वाले पे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। तो ये जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस है इसे हम बोला जाता इसको इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, राइट। इसे हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और ये जो कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, इसे हम लीडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। और लीडिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से कि कुछ फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं जिन्हें आप बोलते हो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, ओके। ये होंगे ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन हमेशा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा, जैसे कि आप ओरी भी बोलते हो। ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। अगर प्रोकैरियोट्स में देखें तो सिर्फ एक ही ओरी होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में कई सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है एस फेज से स्टार्ट होता है, राइट। ये एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए एक साथ हम पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को ओपन नहीं कर देते। ये जो फॉर्क होता है ये धीरे धीरे खुलता चला जाता है और जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता चलता है। अगर कोई भी मिस्टेक हो जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन तो ये क्या बना देगा, म्यूटेशन हो जाएगा इसमें। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 3' डायरेक्शन से 5' डायरेक्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ से क्या हो रहा है, हम इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए चल रहे हैं। मान लो यहाँ पे एडेनिन था, यहाँ पे थाइमिन की जगह पे इन्होंने ग्वानिन को ऐड कर दिया। तो अगर ग्वानिन को ऐड कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए हैं, राइट। और ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है, कोई भी मिस्टेक होता है तो इसीलिए जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको बहुत प्रिसाइजली काम करना होता है।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न होते हैं वो हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। डेफिनेटली जो सेल डिवीज़न और रेप्लिकेशन होंगे वो अगर कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएंगे तो बहुत सारी कंडीशंस आते हैं, जैसे कि पॉलीप्लॉइडी। अगर रेप्लिकेशन हो गया और सेल डिवाइड ही नहीं किया, मतलब डीएनए वो जो सेल है वहाँ पे डबल डीएनए आ चुका है, ओके, डीएनए का कंटेंट डबल हो चुका है, लेकिन सेल अभी डिवाइड ही नहीं कर रहा है, तो वो जो सेल है वो एबनॉर्मल हो गया और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं पॉलीप्लॉइडी। वन अनदर सेट ऑफ क्रोमोसोम वहाँ पे आ जाता है, राइट, तो वो उसे हम पॉलीप्लॉइडी बोल देते हैं। तो ये था इतना आपके एनसीईआरटी में जो भी गिवन है डीएनए रेप्लिकेशन तक, ओके। जितने भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबको हमने अभी कवर किया है। तो ये जो वीडियो है ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो था। तो नेक्स्ट जो भी रिवीजन सेशन होगा, ओके, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड लैक ऑपरेंट का, तीनों का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है जो भी पॉइंट्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होप कि ये जो सेशन है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।